Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, the place where stories come alive. Today we have got something special lined up for you. So sit back, relax, and get ready to dive into a world of emotions, twists, and unforgettable moments. Let's begin. The story starts now. वहीं सारा जी ने मैरी की बात को सुनकर बड़े अफसोस में एक गहरी सांस छोड़ी। आज उन्हें पछतावा हो रहा था कि मस्ती करने के साथ साथ अगर वो मैरी की इन गलत मिसकंसेप्ट्स को भी क्लियर कर देती तो सही रहता। मतलब अब ये मिथ बाहर के लोगों में भी फैल रहा था। दैट्स सो सीरियस। पर अब मैरी को और बाकी सभी जिन्हें भी अभी तक ये मिथ के पीछे की सच्चाई नहीं पता वो भी समझेंगे कि वो कितने बड़े डाकोसले में फंसे हुए थे अभी तक। और फिर जो कुछ भी वो एक्सप्लेन करती हैं और बताती हैं तो मैरी और साथ में बाकी सभी के होश उड़ जाते हैं, युवाना और आर्या को छोड़कर, क्योंकि उन्हें सही बात से आर्या की मम्मी ने बचपन में ही रूबरू करवा दिया था। सारा जी ने बोलना शुरू किया। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जब लड़कियों के फर्स्ट पीरियड आते थे तो उसे बहुत धूमधाम से हमारे स्टाइल में सेलिब्रेट किया जाता था। हालांकि कुछ 100-150 सालों पहले जब अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत चलाना शुरू कर दिया था, और उससे भी पहले इन बदलावों की शुरुआत हुई थी, जब मुगल्स आए, डच आए और पोर्चुगीज आए, तो तभी से ये बदलाव आने लगे थे। तभी से इस प्रथा को लोग सेलिब्रेट करना कम करने लगे थे, क्योंकि उन्हें उन बाहरी लोगों से अपनी जवान बेटियों की सुरक्षा का डर सताने लगा था। इसीलिए उस दौरान हमारी महिलाओं की ड्रेसिंग सेंस भी काफी कंजर्वेटिव हो गई थी। यानी कि को ब्लाउज पहने लगी थी, और यहाँ तक कि बड़े बड़े घूंघटों में खुद को उनसे बचाती थी। मैं नहीं कहती कि बाहर से आए सभी बुरे थे, मगर उनकी संख्या भी कम नहीं थी, और साथ में उनकी नजरों से अपनी बेटियों को बचाने के लिए उन्होंने उनसे रिलेटेड सभी सेलिब्रेशन का आखिर में धीरे धीरे बंद ही कर दिया था। इतना बोलकर उन्होंने सबके चेहरे देखे तो कुछ हैरान थे तो कुछ आगे और जानने के लिए क्यूरियस। हालांकि वो लोग भी इतना तो समझते थे कि अगर कोई बाहर वाला आकर हमारे ही घर में हुकूमत चलाने लगे तो अपने आप ही अपनों की चिंता सताने लगती है। तो सारा जी फिर से बोलने लगी, ज्यादा तो समझ नहीं पाएंगे, पर मैं एक कहानी की तरह समझती हूँ, ठीक है। तो सभी ने एक्साइटमेंट में अपनी अपनी मुंडी जल्दी जल्दी हिला दी, और सभी फोन के कैमरे के सामने इकट्ठा हो गए, और फिर कान और दिमाग को अच्छे से खोलकर सुनने और समझने लगे। सारा जी बोली, हालांकि अंग्रेजों के जाने के बाद भी इसे अभी भी भारत के किन्हीं कोनों जैसे असम, कर्नाटक और उड़ीसा में अभी भी बहुत धूमधाम से खुशी खुशी मनाया जाता है। और इस सेलिब्रेशन का कोई भी एक नाम नहीं, सभी जगह अलग अलग नामों से इसे आयोजित किया जाता है, मगर हर जगह होता वही सब है। नाच गाना, खुश होना कि हमारी लड़की बिल्कुल स्वस्थ है, और उसे सचना, उसे आराम करने देना, उसके होने वाले नए दर्द में उसका साथ देना, उसकी हिम्मत बढ़ाना, उसे अच्छे से अच्छा फील करवाना। वो इतना बोली थी कि तभी जॉन ने उन्हें एक ग्लास पानी ऑफर किया, और फिर पानी पीकर वो दोबारा से शुरू हो गई, उसकी मन का खाना बनाकर खिलाना, सभी का भर भर कर प्यार लुटाना, उसे अकेले पीरियड्स के दर्द को फेस ना करना पड़े, वो खुद को या पीरियड्स को कोई श्राप ना समझे, उसे पॉजिटिवली पूरी जिंदगी हैंडल करे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की शुरुआत बहुत खूबसूरत हो या खुशी से की जाए, तो फिर तुम्हें उससे रिलेटेड वही खुशी के पल ही पूरी जिंदगी याद आएंगे। बस इस तरह सेलिब्रेट करना का बस यही लॉजिक था। मगर फिर उस समय सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि इस रिचुअल को आगे भी निभाया जा सके, और फिर अंग्रेजों के जाने के बाद तक तो जैसे लोगों ने इसे भी गलत नजरिए से देखने लगे। तभी मैरी बीच में फिर से पूछने लगी, पर फिर ये भगवान के पास न जाने वाली बात, ये क्यों आंटी, ऐसा किसने बोला था, और क्यों? दैट्स नॉट फेयर ना। उसने कुछ नाराजगी से पूछा था, क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड का दुखी चेहरा याद आ गया था, जब वो उसे ये सब बता रही थी कि उसकी मम्मी उसको इस टाइम भगवान जी के पास नहीं जाने देती, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं उसकी बात को सुनकर सारा जी मुस्कुराकर बोली, अच्छा, जरा आप लोग मुझे लॉजिकली सोच बताओ कि जो चीज कुछ भगवान ने ही औरतों को दी है, जो हमारे लिए कोई श्राप नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि हमारे पास किसी नए क्रिएचर को क्रिएट करने और उसे जन्म देने यानी कि इस दुनिया में लाने की ताकत है, फिर भी भगवान जी हम ही से नहीं मिलना चाहते। ये कैसे ही हो सकता है? अगर हमारे भगवान ही ऐसी दोगली बात करेंगे तो कैसे चलेगा? उनकी बात पर सभी ने सिर हाँ में हिला दिया कि वो भी उनकी बात से सहमत हैं कि ऐसा भगवान बोल ही नहीं सकते।
तभी प्रेम भी शकी अंदाज में बोला, मम्मा, लगता है यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी वाली गड़बड़ की गई है, पर ये को किसने होगी? क्या किसी ने जानबूझकर की होगी? पर कोई ऐसा क्यों करेगा? उसे क्या ही मिलेगा ऐसा कुछ भी करके? वहीं अपने बेटे के तेज दिमाग की नजर अपने दोनों हाथों से उतारते हुए आशा जी बड़े लाड़ प्यार से उसे वहीं से दुलारते हुए बोली, तू तू तू, किसी की नजर ना लगे मेरे लाल को, कितना समझदार है अभी से ही मेरा बच्चा। बिल्कुल पॉइंट तो पॉइंट बात को पकड़ा, और सारे सवाल भी बिल्कुल काम के। इतना बोलकर उन्होंने वहीं से एक प्यारी सी फ्लाइंग किस दे मारी, तो बस जॉन का बुरा सा मुंह बन गया। आखिर जलन किसे नहीं होगी, जब तुम्हें अपनी ही बीवी की एक पब्लिक किसी हासिल करने के लिए करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता था। वहीं उसके नालायक बेटे ने कुछ सवाल क्या मुंह से झाड़ दिए। लिटरली उड़ती हुई फ्लाइंग किस पहुंच गई उसके पास, और ऊपर से अपनी डार्लिंग के सामने वो उसे कुछ बोल भी नहीं सकते। आखिर उन्हें रात में अपनी वाइफी को हक करके सोने की आदत जो थी, तो मुंह बनाकर ही शान हो गए। मगर प्रेम बाबू को कहाँ मंजूर था ये शांतिनामा। तुरंत रोने जैसा मुंह बनाकर बोला, मम्मा देखो डैड मुझे मुंह बनाकर चिढ़ा रहे हैं। ये तो हमेशा ही मुझे नालायक ही बोलते आए हैं, और अभी भी लिपसिंग करके मुझे यही बोल रहे हैं। वहीं अपने बेटे की बात सुनकर सारा जी ने पहले तो जल्दी से पीछे घूमकर जॉन को घूरा, तो जॉन बेचारे बस बेचारा सा मुंह ही बनाकर रह गए। पर मन ही मन प्रेम को कल आकर अच्छा सबक सिखाने का उन्होंने सोच लिया था। आखिर कुछ भी हो बाप बाप ही होता है। वहीं बाकी सब उनकी फैमिली नोक झोंक को भी बराबर एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं सारा जी ने फिर प्रेम को थोड़ा और दुलारा, और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई, सुनो और समझो, अभी हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से साइंटिफिकली भी समझेंगे और फिर खुद ही डिसाइड करना कि इसमें गलत क्या था, और गिर किस तरह लोगों ने इसे भी अपनी गंदी मानसिकताओं में फंसाकर अछूत बना दिया। तो सभी ने सीरियसली हाँ में सिर हिला दिया, और फिर ध्यान लगाकर शांति से सुनने लगे। इस बीच अपनी आदत से मजबूर जॉन बीच बीच में सारा जी को पानी पिलाते रहे, ताकि उनका गला सूख न जाए। सारा जी फिर से बोलने लगी, देखो हमारे यहाँ एक मंदिर है, असम के ही गुवाहाटी शहर का कामाख्या देवी मंदिर, जहाँ की ऐसी मान्यताएं हैं कि वहाँ हमारे देव यानी कि महादेव की पत्नी सती जी की विजना आकर गिरी थी। दरअसल उनके जले हुए शरीर के टुकड़े किए गए थे। पर तभी अक्कू क्यूरोसिटी से बोल पड़ा, सती, बट हु इज शी एंड हु इज शिव, और फिर बाकी के बॉडी पार्ट्स भी तो गिरे होंगे ना, पर वो गिरे कहाँ से थे, इनके बारे में भी बताए ना आंटी। तो सारा जो बोली कि अभी उनकी कहानी तो बहुत बड़ी और अनोखी है, उनके बारे में आकर बताऊंगी, अगर जानना चाहते हो तो सभी खुशी से चिल्लाए, यस आंटी। तो सारा जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया, और फिर से बोलने लगी, और ऐसा माना जाता है और देखा भी गया है कि देवी माँ वहाँ खुद साल में एक बार मेंस्ट्रुएशन करती हैं, और फिर लाखों की भीड़ वहाँ जमा हो जाती है। बराबर उनकी भव्य पूजा होती है, सम्मान किया जाता है, और ऐसे ही पहले भी किया जाता था। पहले हमारी सोसाइटी इतनी कंजर्वेटिव नहीं हुआ करती थी, हमारे यहाँ सेक्सुअल एनर्जीज को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता था। फिर आगे वो बोली, और अब जहाँ तक बात है कि इंडियन लड़कियों को पीरियड्स में मंदिर जैसी धार्मिक जगह पर भी जाने से मना किया जाता है, उन्हें किचन में जाना तक अलाउ नहीं किया जाता, और सबसे दूर रहने को भी बोला जाता है, अछूत माना जाता है, और गंदे की तरह देखा जाता है, वगैरह वगैरह। पता नहीं कितने मिथ हैं कि भगवान ने ही बोला है, ऐसे समय में मेरे पास मत आओ एंड ऑल, पर ये सब झूठ है। हमारे हिंदू ग्रंथों यानी कि होली बुक्स में कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। अरे यहाँ तक कि हमारी एक फीमेल भगवान जी का तो एक मंदिर ही मेंस्ट्रुएशन के लिए इतना फेमस है कि बाहर से भी लोग यहाँ जनवरी के महीने में घूमने और यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करने भी जाते हैं। और अगर इंडिया में मेंस्ट्रुएशन का पूरा सच जाना है कि हमें ऐसा कुछ और इतना कुछ करने से क्यों मना किया है, तो आपको आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता की राजसुयाला परिचर्या यानी कि पीरियड्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सभी बड़े बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, और सभी बातें साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हैं। और को अभी और भी आगे बातों को क्लियर करने ही वाली थी कि तभी जॉन, जो इतने देर से अपनी वाइफी को बोले चले जाते देखकर उनके लिए परेशान हो रहे थे, वो सभी के सामने, सो सॉरी बच्चों, अब जो भी पूछना है प्लीज कल ऑक, अभी आंटी थक गई है ना, तो बाय बाय, कल मिलेंगे। इतना बोलकर वो तो निकल लिए सारा जी को अपने गोद में लिए, और पीछे बेचारे बच्चों को हैरान छोड़ गए। वो सभी बुरी तरह कहानी में घुस चुके थे, और अब उन्हें समझ में भी आने लगा था। पर तभी सभी के मुंह उतर गए, और युवाना और आर्या का भी मुंह उतर गया था।
क्योंकि इतनी गहराई से तो उन्होंने भी नहीं जाना था। हाँ, पीरियड्स उनके लिए कोई श्राप नहीं थे, अगर इतने स्पेशल भी नहीं हुए थे। और अब तो आधी से ज्यादा बातों को समझकर तो जैसे उन्हें भी पीरियड्स से प्यार ही हो गया था। और वही हालत मैरी की भी थी, और उसने तो सोच लिया था कि वो कल जब आंटी आगे कंटिन्यूस करेगी, तभी वो अपनी इंडियन फ्रेंड को भी कॉल पर ले लेगी, ताकि उसकी भी थिंकिंग बदले और वो भी पीरियड्स को लेकर पॉजिटिव हो जाए, जो उसे खुशी और गुड हेल्थ ही तो प्रोवाइड करेगा। क्योंकि उसकी नाराजगी भी काफी हद तक कम हो चुकी थी, और वो समझने लगी थी कि क्या हुआ होगा। वहीं जो अलग अलग लोगों से मिलने पर हमारी सोच और विचारों के साथ होता है, बस फर्क इतना सा है कि किसी की सोच अच्छे के लिए तो किसी की बुरी के लिए बदल जाती है। आखिर वो पढ़े लिखे थे, और इतिहास किसने नहीं पढ़ा होगा। वहीं बाकी लड़कों की सोच भी पीरियड्स को लेकर कुछ न कुछ अच्छे के लिए ही बदल रही थी। हालांकि उनके लिए पीरियड्स कोई बुरा इश्यू नहीं था, मगर अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन गया था। सेक्सुअलिटी को भी आजकल जिस गंदी सोच को लेकर सोचा जा रहा था, उसमें भी थोड़ा सुधार था। और जैसे जैसे समझ में आ रही थी बात, वैसे वैसे रिस्पेक्ट भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी इंडिया के लिए, और इंडिया के पहले के कल्चर के लिए। वैसे भी इंडियन का इतने सारे रिलीजन का मिलजुल कर रहना भी सभी को बहुत प्रभावित करता था। और अब ये खूबसूरत सच्चाई, जिसे पता नहीं कितनी ने मिलकर एक गंदगी के नाम से छुपा दिया गया था। पर आजकल के लोग पागल नहीं हैं, जो अपना दिमाग उसे न करें, और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करें। और वो कहते हैं ना, आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है। बस उसी आधे सच से बरसों से हम लड़कियों के साथ खेला जा रहा है। हम बेशक पीरियड्स में भगवान को दिल से याद कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, और मन और इच्छा हो और शरीर साथ दे रहा हो तो मंदिर भी बेझिझक जा सकते हैं दर्शन को, उन्हें छू भी सकते हो, और अब तो किचन में भी जा सकते हो। और ये मैं नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में ही लिखा हुआ है, जिनके नाम पर ही हमें हमेशा मंदिरों से दूर रखा गया था। मुझे तो हंसी आती है अब। अभी सभी ये सभी सोच रहे थे कि तभी एरिक को कुछ जलने की स्मेल आई, तो उसने सभी की तरफ देखा, तो अब सभी को आने लगी। अभी सभी ये सभी सोच रहे थे कि तभी एरिक को कुछ जलने की स्मेल आई, तो उसने सभी की तरफ देखा, तो अब सभी को आने लगी स्मेल। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद एकदम से सभी ने एरिक की तरफ देखा, जो खुद हैरान और रोटलू सी शक्ल लिए सभी को देख रहा था, जैसे बोल रहा हो, प्लीज कोई तो बोल दो, कोई तो बोल दो कि ये सच नहीं है। पर जो सच था वो सच था। सभी उसे दयनीय नजरों से देखने लगे, और फिर जो सभी ने एक साथ दौड़ लगाकर एरिक की बनाई सब्जी के पास पहुंचे, तो उन्हें सब्जी दिखी ही नहीं, बस सब जगह दुआ ही दुआ था। और कुछ दिख रहा था तो वो था काले तवे पर रखा कोयला, बस इतना ही देखने लायक बचा था वहां। एरिक ने अपना सिर पीट लिया, वो इतना भुलाकर कब से हो गया जो गैस तक को बंद करना भूल गया था। पर तभी युवाना आगे आए और गैस को बंद कर देती है, और घुरकर एरिक को देखने लगती है। तो एरिक बच्चों की तरह मुंह बनाकर उसके गले से लिपट जाता है, और मुंह बनाकर कोयले वाली सब्जी को घूरते हुए बोला, यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो तुम मुझे क्यों घूर रही हो साहिबा, सारी गलती इस गैस और सब्जी की है। इन्हें भी तो खुद का ध्यान रखना चाहिए ना। ऑन मेरी सारी मेहनत पर कोयला और कला धुआं फेर दिया इन्होंने। वहीं उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर सभी की आंखों में चीर दिखने लगी। आखिर कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता था, जो इतनी बुरी तरह खुद ऑब्सेस था कि खुद की गलती हुए भी उसे एक्सेप्ट करने की बजाय निर्जीव चीजों को बदनाम कर रहा था, जो बेचारे अपने बचाव में कुछ बोलने लायक भी नहीं थे। सच में बातों को घुमाना तो कोई इन महाशय से सीखे। कुछ देर की और थोड़ी नौटंकी के बाद एरिक ने अपना मूड तब ठीक किया जब युवाना ने बोला कि वो भी उसके साथ मिलकर कुकिंग करेगी। और फिर उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से थोड़ा एरिक को और उसके कपड़ों को साफ किया। बस फिर उनकी मस्ती और साथ में कुकिंग भी शुरू हो गई। आर्या भी जैक के चेहरे पर लगे आटे को अपने हाथ से थोड़ा झड़ती है, और फिर उसकी मदद करने लगती है। वहीं अकू की मदद मैरी कर रही थी। नहीं, दरअसल मदद के नाम पर वो उसके काम को और ज्यादा बढ़ा रही थी, और रोकने पर जिद इतनी की मान भी नहीं रही थी। तो अकू ने उसे अपने एक आर्म से अपने कब्जे में करके रखा, और दूसरे से काम करने लगा। वहीं उसकी पकड़ टाइट नहीं मगर मजबूत बहुत थी कि बेचारी छुई मुई सी मैरी कहाँ ही निकल पाती। वो बस कभी अकू को तो कभी सब्जी को घूरती, जिसमें वो बड़ी क्यूट भी लग रही थी। तो अकू भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ही काम करता है। वहीं असली नोक झोंक देखकर जहां हमारे दोनों कपल्स खुश हो रहे थे, तो बेचारे सिंगल्स के मुंह बने हुए थे। उन्हें तो बिना किसी बात के घसीटा गया था, और उसमें भी अपने अपने दोस्त कम पार्टनर्स के साथ मिलकर उन्हें बार बार सिंगल फील करवाकर पता नहीं क्या साबित करना चाहते थे।
ऑन आए बड़े, एक बार हमारे वालियों को भी एंट्री लेने दो, फिर देखो जलाना किसे कहते हैं वो हम बताएंगे तुम सभी धोखेबाजों को। सभी सिंगलों के मन में अभी यही सब चल रहा था, और वो मन ही मन सभी को लड़कों को गालियां निकल रहे थे। वहीं आर्या जो कि टमाटर काट रही थी, पर क्योंकि उसका पहली बार ही था, इसीलिए जैक भी केयरफुली पीछे से उसके हाथों को पकड़कर उसकी मदद कर रहा था। तभी हंसते हुए बोली, कितना मजा आ रहा है ना आज, जो इस पूरे एक हफ्ते में भी नहीं आया था। और शुक्र है कि तुम लोगों को कंपनी ने 1 बजे के वक्त बुलाया था, वरना सुबह सुबह इतनी मस्ती हम कहाँ ही कर पाते। तो सभी हंसते मुस्कुराते उसकी बातों पर हामी भर देते हैं। पर तभी आर्या अचानक से चिढ़ते हुए जैक से बोली, क्या है और कितना काम करवाओगे मुझसे, मैंने तुम्हें मेरी केयर करने को बोला था, पर तुम तो मुझी से काम करवा रहे हो। पता है कितना थका हुआ फील कर रही हूँ। इतना बोलकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जैसे सच में कितनी थक गई हो। सभी उसे घूरने लगे, और जैक तो सदमे में था। यार पहले ये लड़की खुद जिद करके उसके काम के बीच में आकर उससे कुछ करवाने को बोलती है, और फिर जब आखिर में तंग आकर वो उसे टमाटर कटने काम देता है, तो उसे भी साथ में खड़े होकर कटवाने पड़ते हैं। और टमाटर भी तो देखो जरा कितने ज्यादा काट दिए थे उसने। मैडम जी ने अभी एक पूरा टमाटर भी अच्छे से नहीं कटा था, पर नखरे ऐसे जैसे कोई पहाड़ तोड़कर लाए हो। वाह रे लड़कियों के पीरियड्स टीम इन दिनों कुछ भी केरवा सकते हो, ये तुमने आज साबित कर दिया। और फिर उसके बाद एक समझदार पार्टनर की तरह जैक ने सामने से माफी मांगी और फिर से अपने काम पर लग गया। कि तभी युवाना का फोन बजा, पर वो उठा नहीं सकती थी, क्योंकि उसके हाथ गंदे थे, अभी वो आटा गूंद रही थी ना। इसीलिए तो एरिक ने इस बार गैस की फ्लेम को थोड़ा कम करके युवाना की प्लाजो की पॉकेट से फोन निकाला तो उस पर छोटी माँ लिखा हुआ था, और एरिक समझ नहीं पाया। तो युवाना ने मुस्कुराते हुए आर्या की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस काम चोर की मम्मी का फोन है, और मेरी छोटी माँ का। वहीं जहाँ ये सुनकर एरिक ने नॉर्मली रिएक्शन दिया तो वहीं आर्या के चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्या मम्मी का फोन, और ये मम्मी कम और हिटलर की नानी ज्यादा लगती थी उसे। तभी एरिक ने फोन उठा लिया और फोन को स्पीकर पर कर दिया। तभी सामने से एक गंभीर मगर प्यारी आवाज सुनाई दी, सब भी है ना युवी बेटा, और वो ड्रामेबाज वो ठीक है। क्या कर रहे हो तुम लोग, सब सही से तो चल रहा है ना। मोना ने तुम लोगों के लिए कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी की, तुम कहो तो मैं आगे थोड़ा और बात चलाऊं और उसे वापस बुलवा लूं। उन्होंने सवाल बहुत ज्यादा पूछे थे, पर सभी सवालों को तसल्ली से पूछा था। कोई गड़बड़ी नहीं जताई, बहुत शांति और सरलता थी उनकी आवाज में, जो आर्या में तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी एरिक ने फोन उठा लिया और फोन को स्पीकर पर कर दिया। तभी सामने से एक गंभीर मगर प्यारी आवाज सुनाई दी, सब भी है ना युवी बेटा, और वो ड्रामेबाज वो ठीक है। क्या कर रहे हो तुम लोग, सब सही से तो चल रहा है ना। मोना ने तुम लोगों के लिए कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी की, तुम कहो तो मैं आगे थोड़ा और बात चलाऊं और उसे वापस बुलवा लूं। उन्होंने सवाल बहुत ज्यादा पूछे थे, पर सभी सवालों को तसल्ली पूछा था। कोई गड़बड़ी नहीं जताई, बहुत शांति और सरलता थी उनकी आवाज में, जो आर्या में तो बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती थी। वहीं उनकी चिंता को समझते हुए युवाना थोड़ा हंसते हुए बोली, नहीं छोटी माँ, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। बेबी एलिफेंट भी ठीक है, आप चिंता मत करो, सब कंट्रोल में है। मैं हूं ना सब संभालने के लिए, और मेरे साथ ये भी है। लास्ट में उसने आर्या की तरफ इशारा किया था, पर वहीं आर्या तो फिर से बेबी एलिफेंट सुनकर गुस्से से घूरकर युवाना को देखने लगी। वहीं बाकी सब हंसने लगे थे, जो आर्या के गुस्से और मूड स्विंग को और भी ज्यादा ट्रिगर करता है, और फिर वो सबको एक एक करके घूरती है। तो सभी चुप हो जाते हैं, और बेचारे जैक के साथ भेदभाव करते हुए उसके पेट में खींचकर एक कोहनी पड़ती है, तो बेचारे की चीख ही निकल जाती है। चीख सुनकर आर्या की मम्मी यानी कि इंडियन ऑफिसर मिसेस रूबी सिंह, जो कि रिश्ते में युवाना की सगी मासी भी थी, पर वो उसकी चाची भी थी, और अब युवाना के माँ बाप के ना होने पर उसकी छोटी माँ बन गई थी। और चाचा जी छोटे पापा, और मिस्टर करण सिंह भी एक इंडियन ऑफिसर ही हैं, पर वो दोनों ही इंडियन सीक्रेट एजेंसी में काम करते थे, और अब उसी में ट्रेनिंग लेकर युवाना और आर्या भी वही कर रहे थे। जैसे ही रूबी जी को किसी के चीखने की आवाज आई तो वो इतना तो पहचान गई कि किसी लड़के की आवाज थी। तो वो तुरंत बोली, ये आवाज किसकी थी, कौन चिल्लाया। तो आर्या ने जल्दी से जैक का मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया और फिर वहीं से चिल्लाकर बोली, वो मम्मा मैं चिल्लाई थी, मुझे लग गई थी ना, उसीलिए। वो मैं किचन में काम करती रहती हूँ युवाना के साथ मिलकर, तो हाथ कटता रहता है,
और कभी कभी जाल भी जाता है, पर कोई नहीं, अब मैं अच्छा सा खाना बनाना सीख ही लूंगी, देख लेना आप। तो पहले तो उसकी बातों को सुनकर, खासकर कि किचन में खाना बनाने वाली बात पर, वो हैरान रह गई। पर फिर पॉइंट पर आते हुए शकी अंदाज में बोली, अच्छा, तो ये तुम्हारी आवाज कितनी मर्दाना कैसे हो गई थी, और अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई। वेरी गुड। तो आर्या ने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। वहीं उसकी बातों से सभी पूरी तरह क्लीन बोल्ड हो चुके थे। मतलब कितनी बड़ी वाली फेंको इंसान थी ये लड़की, सच में। वो उसकी गलती पर अब खुद भी सिर पीट लेते हैं। क्या होगा इस लड़की का। पर फिर आर्या का दिमागदार जवाब तो देखिए। वो बोली, अरे मम्मा, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं ना, तो थोड़ा आवाज भारी हो गई है बस, इसीलिए आपको मर्दानी लगी होगी आवाज, और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। तो रूबी जी भी बोली, मैंने भी तो कुछ भी ऐसा वैसा है क्या नहीं बोला, वो तुम ही ज्यादा सफाई दे रही हो। कि तभी पीछे से करण जी की आवाज आई, क्या रूबी यार, आप भी ना, क्यों बच्ची को जान की दुश्मन बनी बैठी हो। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे हमने ऐसी मस्ती मजाक हमारे जमाने में नहीं किया है। इसी तरह उन्हें छेड़कर कारण जी ने अपने आज के दिन का डोज पूरा कर लिया। इसी तरह कुछ नोक झोंक के बाद बात करके आर्या ने फोन कट कर दिया और फिर पहुंच गई युवाना के पास लड़ने। तूने मम्मा को भाई का दिया गया निकनेम क्यों बता दिया। अब वो मुझे ऐसे ही चिढ़ाएंगी, और पापा उनकी तो पेट में कुछ पचता नहीं, पूरे खानदान में अब सब मुझे हाथी और हथनी ही कहकर बुलाएंगे। अब कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। वो दूर की मासी का भतीजा तीन कूटू भी मुझे चिढ़ाएगा। और फिर मेरी शादी कैसे होगी, मेरे बच्चे, उन्हें तो आने का जरिया ही नहीं मिलेगा। और फिर क्या मुझे वन नाइट स्टैंड करके अपने बच्चों को रास्ता देना होगा। तुझे जरा भी अपने भतीजे भतीजी की चिंता नहीं है ना। तुझे तो पता ही होगा कि वो पिछले जन्म से आने की तैयारियां में लगे हुए होंगे। अब क्या इस जन्म में भी नो एंट्री का बोर्ड लगा दूं। क्या चाहती है तू। आर्या के निकनेम से बात को खींचते हुए इतने लंबी करके घर में बेइज्जती, ना शादी होना, फिर बच्चों तक को घसीट लिया था। तो युवाना ने सिर्फ ना में सिर हिलाते हुए उसे पीने का पानी ऑफर किया, क्योंकि अभी उसे इसी की जरूरत थी। तो आर्या ने भी तुरंत पी लिया पानी, और फिर जाकर पास के चेयर पर बैठ गई। पर फिर उसे कुछ याद आया, और फिर अचानक से वो युवाना के पास पहुंची और बकबक करने लगी। पर युवाना ने फुल इग्नोर मारा, और बाकी सब भी अपने काम पर ही लगे रहे। पर साथ में आर्या की नौटंकियों को भी फुल एंजॉय कर रहे थे, और उन दोनों के बीच का बॉन्ड भी देख रहे थे। पर फिर आर्या ने इग्नोरेंस से चिके युवाना का जो आटा ही गूंद रही थी, उसको ही आटा लगाकर भाग गई। और फिर पीरियड्स तो युवाना के भी चल रही थी, तो पेशेंस की कमी तो उसके भी अंदर ही जाती थी। तो वो भी उसके पीछे आटा लेते हुए भागती है। पर गलती से आटा अकू को लग जाता है, और अकू से प्रेम को। ऐसे ही सभी आखिर में आटे की होली खेलकर, फिर खाना बनाकर, खाकर, तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं कंपनी जाने के लिए। और इस बार कंपनी वाले और सभी बॉडीगार्ड्स भी बहुत सतर्क लग रहे थे। एक बार वो सभी गलती कर चुके थे, दोबारा उसी गलती को दोहरानी सिर्फ बेवकूफी ही कहलाता है। और बॉस और आशा को भी युवाना और आर्या के पास भेजने का मकसद उनकी टीम का इमेजिनरी बैंड की सुरक्षा ही था। पर तभी युवाना के पास बॉस भागते हुए आया, और उसकी गोद में चढ़ गया। और फिर युवाना के आशा के बारे में पूछने पर वो बोलता है कि, और कहाँ होगी मम्मा, अपने डंबल की शक्ल वाले बीएफ के साथ ही तो है। आपने आज उसके साथ खेलने से मना किया था ना। पर वो प्यार में अंधी उसके एक बार बुलाने पर ही भागी भागी उसके पास गई है। अभी कर रहे होने दोनों गुटगु। हे भगवान, तो सबको कोई ना कोई दे रहा है, तो मुझे भी कोई ना कोई पकड़ा दे। भूरी काली सब चलेगी, कोई चिंपांजनी ही दे दे रे बाबा। वहीं उसकी बातों को फिलहाल तो इग्नोर करते हुए युवाना थोड़ा गुस्से में गार्डन जहां आशा थी वहां की तरफ बढ़ती है कि तभी उसे सामने से आशा और उसके साथ एक पिटबुल जो कि ब्राउन और ब्लैक की शेड में था, वो आता देखा। और युवाना के हैरानी का कारण ये था कि आशा अपने डियर टॉमी को ये समझते हुए युवाना के पास ला रही थी कि, सोना, प्लीज इस बार सिर्फ भोगते ही मत रह जाना, प्लीज अब हमारे होने वाले चांगू मांगू की मम्मी का हाथ उनकी नानी से मांग ही लो, ताकि मैं तुम्हें ऑफिशियली ओजी एजी कहकर बुला सकूं। तुम समझ रहे हो ना, मेरे चांगू मांगू के होने वाले अबू। और युवाना के हैरानी का कारण ये था कि आशा अपने डियर टॉमी को ये समझते हुए युवाना के पास ला रही थी कि, सोना, प्लीज इस बार सिर्फ भोगते ही मत रह जाना, प्लीज अब हमारे होने वाले चांगू मांगू की मम्मी का हाथ उनकी नानी से मांग ही लो, ताकि मैं तुम्हें ऑफिशियली ओजी एजी कहकर बुला सकूं। तुम समझ रहे हो ना, मेरे चांगू मांगू के होने वाले पप्पा।
और वहीं आशा की आशा भरी आंखों में देखते हुए टॉमी ने बस थोड़ा इरिटेट होते हुए अपनी मुंडी हाँ में हिला दी, क्योंकि पिछले आधे घंटे से उसकी जानू ने उसकी जान खा रखी थी कि वो अब बस अपनी सासू माँ से मिल ही ले। पर अब तक उसका दिमाग फिर चुका था, क्योंकि अब तक आशा ने उसका दिमाग का दही कर दिया था एक ही बात बोल बोल कर। पर फिर भी अपने पेशेंस लेवल को और ज्यादा बढ़ाते हुए टॉमी ने बस अपने सिर को जोर से हिला दिया, तो आशा की खुशी देखने लायक थी। पर युवाना और बॉस, जिन्हें सब समझ आ रहा था, उनके चेहरे की सारी हवाया उड़ गई। उन दोनों के दिमाग में बस यही बात आई, ये शैतान लड़की, क्या करे हम इसका। फिर दोनों ने ही एक साथ एक दूसरे को देखा, और फिर दोनों ही मन में ही भागो। और अब वो दोनों ही तेजी से भागकर जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। वहीं बाकी सभी बस हैरान खड़े उनकी इस बेमतलब की हरकत से हैरान ही रह गए। आखिर था क्या ये, क्या मतलब था यो भाग कर जाने का। 2 मिनट तक सब अपना सिर खुजलाते हैरानी में उसी गाड़ी को घूरते रहे, मगर तभी मेरी हैरानी में बोल पड़ी, सीरियसली यूविसिस, जितनी पीरियड्स में एक्टिव है उतनी तो कभी नॉर्मल डेज में भी नहीं होती। मैरी की बात सुनकर आर्य, जिसे सब पाया था कि अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, और फिर जब उसने आशा का पूरा क्षण से जो टूटे कोई सपना वाला एक्सप्रेशन देखकर वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाए और बुरी तरह हंसने लगी। उससे युवाना की दयनीय हालत और बेचारी निब्बी आशा के टूटे दिल के बारे में सोच सोचकर उसके पेट में दर्द होने लगा था इतना हंसकर। वहीं पहले तो बाकी सभी ने उसे भी हैरानी में देखा, पर उसे यूं जोरों से हंसते देख बाकी सभी की भी हंसी बेवजह ही निकल गई। और अब तो टॉमी भी आशा की शक्ल देखकर मुस्कुराने लगा था। वहीं सबको हंसता देख आशा का तो छोटू सा दिल बुरी तरह टूट गया। वो टॉमी को घूरते हुए मुंह बनाकर बाकी सभी के साथ अपनी गाड़ी में बैठने चली गई। वहीं टॉमी अब समझ चुका था कि उसकी अब उससे नाराज हो चुकी थी, और अब उसे मनाने में उसकी हालत खराब होने वाली थी। पर फिर भी वो हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां से अपने पड़ोस के घर में चला गया। मिष्टी वही गाड़ी में बैठी युवाना जो आगे वाली सीट पर बैठी थी, और बॉस तेजी जो पीछे बैठा हुआ था, वो दोनों ही जोर से सांसें ले रहे थे। वो तो जैसे पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत से खुद को बचाकर लाए थे। और युवाना खुद को शांत करके फिर मन ही मन खुद से ही बोली, शुक्र है, वरना आज तो ये लड़की अपना रिश्ता पक्का करवा कर ही मानती। सच में माँ बनना बहुत मुश्किल काम है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है बच्चों को संभलना। पता नहीं जब युवान आएगा तब मैं उसे कैसे संभालूंगी। कहीं पिछली बार की तरह मैं एक बुरी माँ तो साबित नहीं होंगी ना। इतना सोचते हुए युवाना का हाथ अपने आप ही अपने पेट पर चला गया। वो बहुत शिद्दत से अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी। उसे अपने अंदर दोबारा से महसूस करने की उसकी इच्छा उसे दिन ब दिन बेचैन किए जा रही थी। पर वो भी जानती थी कि जब जो होना होगा तब वो हो जाएगा, और अभी तो उसके युवान के आने में कम से कम 1 साल था, क्योंकि पिछली बार भी वो प्रेग्नेंट एरिक से मिलने के 1 साल बाद ही हुई थी। मतलब कि अभी उसे पूरे 1 साल तक अपने बच्चे को महसूस करने के लिए यूं ही तड़पना पड़ेगा। हाँ, शायद यही उसकी सजा थी। आखिर जो कुछ भी उसके मासूम से बच्चे ने पिछली जिंदगी में सहा था, उसकी वजह भी तो वो खुद ही थी। आखिर वो मासूम ना जाने कितना तड़पा होगा अपने माँ बाप के प्यार के लिए, जो वो उसे तब ना दे सके, और उनकी वजह से ही तो आखिर में उसे बेवजह ही अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो इतना तड़पना तो वो भी डिजर्व करती ही थी। पर फिर भी अपने बच्चे को याद करके युवाना के आंखों में आंसू निकल आए। शायद पीरियड्स की वजह से उससे खुद के इमोशन कंट्रोल ही नहीं हुए, पर उसने तुरंत ही अपना चेहरा विंडो की तरफ कर लिया और अपने आंसू पोंछने लगी। पर तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया, और जब पीछे मुड़कर देखा तो जैसा उसे लगा था वो एरिक ही था। उसने बस उसे एक जल्दी से फीकी सी स्माइल दे दी और आगे की तरफ मुड़ गई, क्योंकि एरिक को देखकर उसे फिर से अपने इमोशन पर कंट्रोल खोते हुआ महसूस हुआ। क्योंकि जिससे हम दिलो जान से प्यार करते हैं तो उनसे अपने इमोशन को छुपाना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ तो युवाना को वैसे ही युवान की यादें ट्रिगर कर रही थी, इसीलिए उसने एरिक से नजरें ना मिलाते हुए जल्दी ही आगे को घूम गई। और यही बात एरिक को खटकी और तुरंत ही उसने ड्राइवर, जो बस गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था, उसे रुकने को कहा। और फिर युवाना से पूरे हक से बोला, कपकेक पीछे आयो मेरे पास अभी। वहीं एरिक की बॉसी टोन को सुनकर भी युवाना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो अपने चेहरे को उसे नहीं दिखाना चाहती थी। पर उसके ऐसे खुद को इग्नोर करने पर एरिक समझ गया कि पक्का कुछ तो बात है। इसीलिए वो अब खुद ही गाड़ी से निकलकर आगे युवाना के सीट के दरवाजे को खोलकर अचानक से ही उसे अपनी गोदी में उठाकर पीछे वाली सीट पर बिठा देता है। युवाना, जिसकी नजरें अब भी नीचे ही थी,
क्योंकि उसे डर था कि अगर एरिक ने उसकी लाल आंखें और उनमें अब भी भरे आंसुओं को देख लिया, तो वो कैसे खुद को रोने से रोकेगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने उससे और कुछ भी पूछा तो वो बुरी तरह से रो देगी। पर फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। और यही बात एरिक को खटकी और तुरंत ही उसने ड्रिवर, जो बस गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था, उसे रुकने को कहा। और फिर युवाना से पूरे हक से बोला, कपकेक पीछे आयो मेरे पास अभी। वहीं एरिक की बॉसी टोन को सुनकर भी युवाना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो अपने चेहरे को उसे नहीं दिखाना चाहती थी। पर उसके ऐसे खुद को इग्नोर करने पर एरिक समझ गया कि पक्का कुछ तो बात है। इसीलिए वो अब खुद ही गाड़ी से निकलकर आगे युवाना के सीट के दरवाजे को खोलकर अचानक से ही उसे अपनी गोदी में उठाकर पीछे वाली सीट पर बिठा देता है। युवाना, जिसकी नजरें अब भी नीचे ही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर एरिक ने उसकी लाल आंखें और उनमें अब भी भरे आंसुओं को देख लिया, तो वो कैसे खुद को रोने से रोकेगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने उससे और कुछ भी पूछा तो वो बुरी तरह से रो देगी। पर फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। एरिक ने पहले तो ड्रिवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया, और फिर प्यार से उसका नीचे झुका सिर को ऊपर किया। तो युवाना और उसकी नजरें आपस में मिल गई। और जब एरिक ने देखा तो वो समझ गया कि युवाना अभी अभी बहुत रोई है। और वो हैरान था कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस पर रोया जाए। पर फिर भी पता नहीं, जब उसने युवाना की आंखों में देखा, तो उसे वहां एक अनकहा सा दर्द दिखा, जो सबसे छुपा हुआ था। पता नहीं एरिक को क्या हुआ, पर उसे अपने अंदर से दर्द महसूस हुआ और ऐसा लगा कि युवाना को अभी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए अपने ड्रिवर को एक इशारा करके जल्दी से युवाना को पूरी तरह से अपने अंदर छुपा सा लिया। और फिर वो युवाना के कान के पास अपने चेहरे को लाकर बहुत प्यार और केयर के साथ बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरी बॉडीगार्ड साहिबा, हमेशा। और इसी के साथ उसने उसके बालों पर एक किस कर दिया। युवाना ने आज एक ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी और ब्लू नॉर्मल जीन्स पहनी हुई थी, और बालों की एक हाई पोनीटेल भी बनाई हुई थी। वहीं युवाना, जिसने इतनी देर तक अपने आंसुओं को किसी तरह बहने से रोक रखा था, वो अब और न रोक सकी और अपने बच्चे को याद करके फुट फुट कर रोने लगी। जब से उसका दोबारा जन्म हुआ था, तब से ही उसने खुद के इमोशन को कंट्रोल में रखा था। वो अकेले में भी अच्छे से नहीं रोई थी। पर आज जब उसे अपने प्यार का साथ मिला, जो उसे रोने से चुप करवा रहा था, तो वो चाहकर भी अपने इमोशन को छुपा नहीं पाए। आखिर थी तो वो भी एक इंसान ही। और आज जो आंसुओं के जरिए बाहर आ रहा था, वो एक माँ का दर्द था, जो वो अपने बच्चे के दुख में डूबी हुई थी। सच में दर्द तो बहुत था उसके अंदर, मगर किसी के सामने उस दर्द को दिखाना पसंद नहीं करती थी। पर अपने प्यार के सामने, या कह लो कि अपने बच्चे के बाप के सामने, कोई कैसे ही खुद के इमोशन को संभाले। और उसे एक और चीज बहुत चुभ रही थी कि एरिक को अंदाज भी नहीं था कि वो इतना उसके और अपने बच्चे को ही याद करके रो रही थी। उसे तो अपने बच्चे के बारे में पता ही नहीं था, और वो चाहती भी नहीं थी कि उसे याद आए, क्योंकि उन पुरानी यादों के साथ बहुत सारा गिल्ट भी आएगा, जो उसे भी चैन से जीने नहीं देगा, जैसे उसका गिल्ट उसे परेशान करता था। एरिक ने भी युवाना के रोने पर उसे रोका नहीं, पर उसे कसकर अपनी बाहों में कैद जरूर कर लिया। उसे वजह तो समझ नहीं आई, पर वो इतना तो समझ चुका था कि युवाना यूं ही कभी किसी छोटी बात के लिए ऐसे नहीं रो सकती। बात कोई बड़ी है, तो उसे ज्यादा सोचने पर बस इतना ही समझ आया कि शायद वो अपने माँ पापा को मिस ले रही होगी। और पीरियड्स में तो हॉर्मोन्स की वजह से इमोशन कंट्रोल में भी नहीं रहते, शायद इसीलिए वो यूं फुट फुट कर रो रही होगी, ऐसा एरिक को लगा। और वो भी कहीं ज्यादा गलत नहीं था। थोड़ा देर बाद जब युवाना को कुछ हल्का फील हुआ, तो वो अपने आंसुओं को पूछती है, तो एरिक उसे अपना हैंकी देता है। और युवाना उसे लेकर अपने आंसू पोंछकर हैंकी को वापस करती है, तो एरिक बहुत सीरियसली उसे अपनी नाक के नीचे इशारा करते हुए बोला, यहाँ भी साफ करो, कुछ तो लगा हुआ है। इतना बोलकर उसने मुंह बना लिया, तो युवाना उसे मारने लगी, और फिर वो दोनों ही हंसने लगे। पर अपने प्यार के सामने, या कह लो कि अपने बच्चे के बाप के सामने, कोई कैसे ही खुद के इमोशन को संभाले। और उसे एक और चीज बहुत चुभ रही थी कि एरिक को अंदाज भी नहीं था कि वो इतना उसके और अपने बच्चे को ही याद करके रो रही थी। उसे तो अपने बच्चे के बारे में पता ही नहीं था, और वो चाहती भी नहीं थी कि उसे याद आए, क्योंकि उन पुरानी यादों के साथ बहुत सारा गिल्ट भी आएगा, जो उसे भी चैन से जीने नहीं देगा, जैसे उसका गिल्ट उसे परेशान करता था। एरिक ने भी युवाना के रोने पर उसे रोका नहीं, पर उसे कसकर अपनी बाहों में कैद जरूर कर लिया। उसे वजह तो समझ नहीं आई, पर वो इतना तो समझ चुका था कि युवाना यूं ही कभी किसी छोटी बात के लिए ऐसे नहीं रो सकती। बात कोई बड़ी है, तो उसे ज्यादा सोचने पर बस इतना ही समझ आया कि शायद वो अपने माँ पापा को मिस ले रही होगी।
और पीरियड्स में तो हॉर्मोन्स की वजह से इमोशन कंट्रोल में भी नहीं रहते, शायद इसीलिए वो यूं फुट फुट कर रो रही होगी, ऐसा एरिक को लगा। और वो भी कहीं ज्यादा गलत नहीं था। थोड़ा देर बाद जब युवाना को कुछ हल्का फील हुआ, तो वो अपने आंसुओं को पूछती है, तो एरिक उसे अपना हैंकी देता है, और युवाना उसे लेकर अपने आंसू पोंछकर हैंकी को वापस करती है। तो एरिक बहुत सीरियसली उसे अपनी नाक के नीचे इशारा करते हुए बोला, यहाँ भी साफ करो, कुछ तो लगा हुआ है। इतना बोलकर उसने मुंह बना लिया, तो युवाना उसे मारने लगी, और फिर वो दोनों ही हंसने लगे। अंडरस्कोर